Mutual perception. Your next topic we are going to discuss. Even we have discussed already in my previous class. We have completed this chapter. Here I want to confirm you that we have completed this chapter. We are revising now the heading. हम इसे आज दोबारा पढ़ रहे हैं. हम इसे कई बार पढ़ रहे हैं दोबारा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कई चरणों में हमने इसे देखा. फिर भी we will try to understand again this topic, mutual perception. In the 18th century, Western Europeans defined civilized people in terms of literacy and organized religion and urbanism. To them, the natives of America appeared uncivilized. To some, like the French philosopher Jean-Jacques Rousseau, such people were to be admired as they were untouched by the corruption of civilization. A popular term was used by them, the noble savage. Some lines in poem by English poet William Wordsworth indicate another perspective. Neither he nor Rousseau had made a Native American, but Wordsworth described them as a living amid wild, where fancy hath small liberty to grace the affections, to exalt them or refine. Meaning, the people living close to nature had only limited power of the imaginations of emotions. What I am telling you, what author want to inform you? ऑथर आपसे कहना चाहता है कि किस तरीके से 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में, जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे, वेस्टर्न यूरोपियंस अपने को क्या कहते थे? एक सभ्य मनुष्य की पहचान, साक्षर लिटरेसी, एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन और अर्बनिज्म को मानते थे. 18th सेंचुरी में यूरोपियन लोगों का मानना था कि सिविलाइज्ड वही है जो शहरों में रहता हो, सिविलाइज्ड वही है जो अर्बन कल्चर जिसके पास हो, साथ ही साथ लिटरेट हो, जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो. नो डाउट टू से दैट दीज आर ऑल एब्सेंस वेयर नेटिव कल्चर्स. Natives, even they use the various languages, but they have no writing skills. According to Europeans, they were illiterate, but natives, they were very much aware of the climates and their changes. Natives, they easily read what? The nature's, प्रकृति को पढ़ सकते थे. ठीक वैसे ही जैसे लिटरेट लोग किताबों को पढ़ते हैं. फिर भी नेटिव्स इन यूरोपियंस की निगाहों में क्या थे? इन यूरोपियंस की निगाहों में ये नेटिव्स कमजोर थे. इन यूरोपियंस की निगाहों में ये नेटिव्स पिछड़े थे. इन यूरोपियंस की निगाहों में ये नेटिव्स इलिटरेट, अनसिविलाइज्ड थे, क्योंकि इनके पास ना कोई संगठित धर्म था, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, ना ही ये लिटरेट थे और ना ही ये लोग शहरों में रहते थे, ऑर्गेनाइज्ड कल्चर में रहते थे. यही कहते थे, क्योंकि यूरोपियंस के अकॉर्डिंग सिविलाइज्ड की जो डिफिनीशंस थी उसमें ये तीन चीजों का होना बहुत ही जरूरी था. ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, अर्बनिज्म एंड लिटरेसी. अब इसके बाद कहता है कि उन्हें अमेरिका के मूल निवासी, किसको? यूरोपियंस को अमेरिका के मूल निवासी अनसिविलाइज्ड प्रतीत होते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास ये चीजें नहीं थी. फ्रांसीसी फिलासफर जीन जैक्स रूसो जैसे कुछ यूरोपीय ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते हैं. जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि
they were better, they were noble savages. Why? Because they were not aware of our culture. It means urbanism. वो हमारे इस urbanism को नहीं समझते, वो उन चीजों को नहीं समझ रहे, इसलिए वो अच्छे हैं। जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफों के काबिल थे क्योंकि सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद था, उदात्त उत्तम जंगली, द नोबेल सेवेज। जबकि दूसरा नजरिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का था। दूसरा जो एक जीन जैक्स रूसो एक तरफ कह रहे थे कि ऐसे लोग क्या थे, नोबेल सेवेज थे क्योंकि ये लोग ऐसी चीजों से दूर थे, और दूसरी तरफ का जो ग्रुप था उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द नेचर पोएट। आई होप यू हैव रीड विलियम वर्ड्सवर्थ इन क्लास 12 or in your senior classes, graduation, William Wordsworth you have to read. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर पोएट थे वो इसके जस्ट अपोजिट, जीन जैक्स रूसो के जस्ट अपोजिट अपना व्यू देते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि अपनी जो पोयम में कुछ पंक्तियों में वो इसको एक्सप्लेन करने का बात करते हैं। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकियों जो अमेरिका के मूल निवासी थे उनसे वो नहीं मिले थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ नेटिव्स को कहते हैं कि जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने और उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने का अवसर बहुत कम है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द अफेक्शन टू एक्साल्ट देम or find meaning that people living close to nature had only limits power of imagination and emotions. Wordsworth termed the living amid wilds, where fancy has small liberty to grace, the affection to exalt them or refine, meaning that people living close to nature had only limited power, imagination and emotions. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने, उन्हें परिष्कृत करना, प्योर करना के अवसर बहुत कम है, जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना शक्ति बहुत ही निम्न है, छोटी है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पर्सन्स हु लिव्ड इन देयर नेटिव प्लेस दे हैव नो इमेजिनेशन पावर, दे हैव नो इमोशंस, दे हैव नो फीलिंग्स. So how can we say that they were civilized person? And again, next hand, we have read the statement of Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau used the particular word, the noble savage, but Wordsworth uses wild amid wild. इस तरीके के शब्दों का एक विरोधाभास आपके सामने दिख रहा है। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे दोनों चीजें आपको अलग अलग दिख रही हैं। अब कहता है कि जो मूल लोग थे, जो नेटिव्स थे, यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का वो एक्सचेंज करते थे, इनके लिए दोस्तों में दिए गए उपहार थे। वे जो चीजों को एक्सचेंज करते थे वो ऐसा मानते थे कि हम अपने फ्रेंड को गिफ्ट के रूप में चीजें दे रहे हैं। वे इसके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार के रूप में लेते थे। और दूसरी ओर जो अपने को प्रॉस्पर्स बनाने के लिए थे, जो अपने को धनी बनाने के लिए थे, यूरोपियन सेटलर्स, वो इन चीजों को एक दूसरे तरीके से लेते थे। किस तरीके से? तो कहते हैं कि दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और फर, रोएदार खाल एक अच्छे माल के रूप में थे, जिससे यूरोपियंस को अच्छा मुनाफा मिलता था। साल दर साल, एक ईयर से दूसरे ईयर, इन चीजों को जो बेची जाने वाली थी, जो नेटिव्स ये लेते थे और यूरोप में ले जाके बेचते थे, इसकी कीमत डे बाय डे, ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही थी। और इससे यूरोपियन सेटलर्स को काफी बड़ी संख्या में क्या मिल रहा था? फायदे मिल रहे थे। कहता है कि इन बेची जाने वाली चीजों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहे। मूल निवासी
इसे नहीं समझ पाते थे, नेटिव्स इसको समझने में अनेबल्स थे। उन्हें सुदूर यूरोप के स्थित बाजार के बारे में भी जरा भी जानकारी नहीं थी, और इसके लिए तो ये सब पहले की तरह था उनके लिए। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। यूरोपीय लोग लालच को देख करके यहाँ के जो नेटिव्स थे बड़े दुखी होते थे। यूरोपियंस के लालच डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे थे। प्रचुर मात्रा में जो फर थे, रोए खाल हासिल करने के लिए उन्हें सैकड़ों जो वाटर कैट्स थे, वो बिलाव थे, उनको मारना पड़ता था। मूल बासिंदे इससे काफी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर इनसे पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। What I am saying, I want to inform you that the matter is not only that the animal goods which was used by the Europeans as a trading goods, Europeans obtained the huge amount of profit, क्या करके उन्हें बेच करके। लेकिन ये बहुत ही विचित्र बात थी कि यहाँ के जो मूल बासिंदे थे इनको इन चीजों के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। ये इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे थे। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि ये इन चीजों को न समझ पाने के कारण क्या स्थिति थी इनकी, क्या परिस्थिति बनी होगी इनकी परिस्थितियां डिफरेंट रही होंगी। ये अपनी चीजों को सस्ते में बेचते होंगे। और दिक्कत तो तब आती थी जब यहाँ के लोग, नेटिव्स पीपुल, इन यूरोपियंस के लालच को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देख रहे थे। और लालच के साथ साथ इनकी एक्सप्लॉयटेशन की रेट भी बढ़ती जा रही थी। और ये चीजें नेटिव्स को डिस्टर्ब कर रही थी। उनके दिमाग को, इनके लिए, इनके मन में जो पहले उनके प्रति सम्मान था, अब वो खत्म हो रही थी। और साथ ही साथ natives, they were aware that if you hunting in huge amount of such type of animals, that the number of animals day by day decrease, and it is totally against the nature, totally against our civilization. We should not do, but what they do, they were helpless because they were addicted alcohol, और अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उन्हें उन सारे कामों को करना पड़ता था जो वो नहीं चाहते थे। और इससे क्या हुआ, बड़ी संख्या में जानवरों को मारा गया। शुरुआत में आए यूरोपीय लोग जो व्यापारी थे, उनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए बहुत सारे लोग भी आए। 17वीं सेंचुरी तक आते आते यूरोपीय लोगों का एक बड़ा समूह ईसाइयत के विभिन्न संप्रदायों से ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न का शिकार थे। कैथोलिक प्रभुत्व के देश रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद, जिसको राजधर्म का दर्जा दे दिया गया, तो जो प्रोटेस्टेंट वाले थे वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे और वो लोग देश को छोड़ना चाहते थे। उनके लिए एक अच्छा मौका था, एक अच्छी जगह थी अमेरिका। बड़ी संख्या में लोग अमेरिका जाके सेटल्ड होना चाह रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में जाके सेटल्ड हो गए। अब इनसे बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और एक नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने अमेरिका में की। जब तक यहाँ खाली जमीन थी, यूरोप के बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बसने लगे। यहाँ के मूल निवासियों की गांव की ओर धीरे धीरे ये लोग बढ़ने लगे। मूल निवासियों के गांव आंतरिक भागों की ओर माइग्रेट होने लगे, या ऐसे कहें कि मूल निवासियों गांव कम होने लगे, खत्म होने लगे। और ये जो यूरोपियंस बाहर से आ रहे थे वो यहाँ बसने लगे। यूरोप, अब ये जो नेटिव्स थे उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। इस तरीके से पूरे जंगल नष्ट हुए। यूरोपियों की संख्या तेजी से इस क्षेत्र में बढ़ी और फिर यहाँ के मूल निवासियों की संख्या डे बाय डे कम होती गई और एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है हमको अमेरिका में। व्हाट आई एम टेलिंग दैट द सिनेरियो दैट हैड टोटली चेंज ड्यूरिंग 17th century. In 17th century, the European society that was faced so many discriminative steps, which was taken by Catholic. Catholic became the royal religion
या स्टेट रिलीजन्स, एंड द पर्सन्स who do not follow the Catholic ideology, I mean to say that, who followed the Protestant, they were exploited. Their life became very miserable in that state. So that's why these are all peoples, Protestants peoples and other religious sects also. They felt that why we not left our country, why we not left Europe, and we had to set himself in अदर कॉन्टिनेंट लाइक अमेरिका। एक्सप्लॉयटेशन को देख करके ये लोग अमेरिका में जाके बसे, और फिर ये लोग अमेरिका में जैसे ही गए, इन्होंने जब कई खाली जगहों पे पहले अपने को सेटल किया। इट मीन्स दे रीच्ड अमेरिका एंड दे सेटल्ड देमसेल्फ इन प्रिटी लैंड, एंड देन आफ्टर दे दे रिप्लेस द विलेज ऑफ द नेटिव पीपल्स। दे आल्सो कटेड द फॉरेस्ट ऑफ द नेटिव पीपल्स for farming land, increasing farming land, और इस तरीके से डे बाय डे द नेटिव कल्चर दैट हैज grown बर्बाद होने लगी। तो आज के लिए हमने इन चीज़ों को देखा, हमने इन चीज़ों को समझा, हम फिर इसके बारे में और कंटिन्यू करेंगे, और जब हम इसे और कंटिन्यू करेंगे तो हमें देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय लोग अपने को इन क्षेत्रों में सेटल्ड किए, कैसे इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया, और कैसे इनकी संख्या धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बढ़ने लगी। आई मीन टू से दैट, बट आई वांट टू टेल यू दैट टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वर गिफ्ट्स गिवन इन फ्रेंडशिप। According to natives, what they exchanged with the Europeans, that was gift, and that has given as a friendship way, दोस्ताना संबंधों के आधार पे। For the Europeans, dreaming of becoming rich, the fish and furs were commodities when they would sell for profit in Europe. The price of the goods they sold varied from year to year, depending on the supply. The natives could not understand this. They had no sense of the market in far away Europe. They were puzzled by the fact that the European traders sometimes given them a lot of things in exchange for their goods, and sometimes this was very little. They were also saddened by the greed of the Europeans when they exchanged their goods. Sometimes they got in the huge amount of the things by Europeans, and sometimes it was very little bit. So that's why, having seen the greediness of the Europeans, they become very sad. They puzzled that how can it possible कि एक बार खूब ज़्यादा मिल रहा है और एक बार उसके बदले खूब बहुत कम सामान मिल रहे हैं। तो ये उसे समझ नहीं पाते थे। कहता है कि they were also saddened by the greed of the Europeans in their impatience to get furs. They had slaughtered hundreds of beavers, and the natives were very uneasy, fearing that animals would take revenge on them for this destruction. जब फर की मांग बढ़ी, जानवर एनिमल गुड्स की डिमांड बढ़ी, तो बड़ी संख्या में जानवर मारे गए। यूरोपियंस के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन नेटिव्स ऐसा सोचते थे कि एक दिन ये जानवर, ये एनिमल हमसे बदला लेंगे, हमसे इन चीज़ों के अगेंस्ट हमने जो किया उसका हमें जवाब देना पड़ेगा, और ये इस बात से बहुत डरे रहते थे। फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस who were traders were those who came to settle in America from the 17th century. There were groups of Europeans who were beginning the persecuted because they were of the different sects, the Christianity, the Protestant,
living in the predominantly Catholic countries, or the Catholics are the countries where the Protestantism was the official religion. Many of them left Europe and went to America to begin a new life. As long as there was vacant land, this was not a problem, but gradually the Europeans moved further inland near native villages. They used their iron tools to cut down forests to lay out farms. My dear student, what I am telling you, I again inform you that कि जब यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो जो देश कैथोलिक उस देश में प्रोटेस्टेंट वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, उन्हें ट्रबल्ड किया गया, और जो देश प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना राजधर्म बनाए उन्होंने कैथोलिक के साथ ऐसा किया। तो ऐसे लोग जो इन चीजों को सफर कर रहे थे, दे डिसाइडेड दैट व्हाई वी नॉट सेटल हिमसेल्फ इन अदर कॉन्टिनेंट्स लाइक यूएसए, एंड दे रीच्ड यूएसए, और वो यूएसए पहुंचे। यूएसए पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो खाली जगहों में अपने को सेटल्ड किए, फिर खाली जगहों से जब जगह कम हुई तो इनलैंड आंतरिक भागों में भी प्रवेश करना शुरू कर दिए। और जब इनलैंड में इनका प्रवेश हुआ, नेटिव्स के विलेज के नजदीक ये पहुंचे, तो फिर यहां से एक लंबा अंतराल दिखाई देता है कि क्या, फिर आपको यहां से एक चीज दिखने लगती है कि अब नेटिव्स के जो ओरिजिन प्लेस है वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए। इन्होंने इनलैंड पहुंच के लोहे के इक्विपमेंट्स से जंगलों को काटा, फार्मिंग लैंड को एक्सेस किया, और फिर धीरे धीरे नेटिव्स और इनर पार्ट में चलते चले गए। तो जो इनर पार्ट में नेटिव्स घुस रहे हैं, इट मीन्स कि धीरे धीरे नेटिव्स की कल्चर डिस्ट्रॉय की जा रही है, नष्ट हो रही है। अब यहां से मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। Having seen the forest, the natives, they felt that forest is everything for us. Forest is God for us. But the Europeans, when they observe the forest, when they look forest, they felt that it is the resource and we can exploit the whole resources for their own purpose and profits. हम इसको अपने लाभ के लिए इसका यूज करेंगे। कहता दोनों के अपने अलग अलग विचार थे। जो नेटिव्स थे, नेटिव्स जंगल को एक अलग दृष्टिकोण से देखते थे। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे, डिसअपियर्ड थे, अननोन थे। और यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के हुए खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना था एक ऐसे देश का जहां छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से क्या होगा, पूरा आबाद होगा, छोटे छोटे देश होंगे जिसमें पूरे यूरोपीय लोग होंगे। जेफरसन ऐसा सपना देखता है। मूल निवासी जो नेटिव्स हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए फसल उगाते थे, न कि बेचने के लिए, न कि मुनाफे के लिए, और न ही वो जमीन का मालिक बनने के इच्छुक थे, वो इसको गलत मानते थे। इस बात को यूरोपियंस के इन चीप थॉट्स को नहीं सोच समझ सके। यूरोपियंस क्या सोच रहे हैं? एक तरफ यूरोपियंस सोच रहा है, जेफरसन की अगर आइडियोलॉजी, जेफरसन के ड्रीम्स को देखें तो जेफरसन कह रहा है कि इन अमेरिका वंस इन फ्यूचर वी हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल ग्रुप्स इन द whole continents. This was my dreams where everywhere the farming of the crops, I mean to maize crops. But the natives, they were unable to understand the actual feeling of that type of peoples. Europeans thoughts natives can't understand. Because natives felt that there is no need to become the owner of the land
ownership of the land, that idea that had not come in the native people's mind. What they grown, I mean to say the crop grown, they uses for फूडिंग ओनली, नॉट फॉर सेलिंग. बेचने के लिए नहीं थी, उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थी, प्रॉफिट के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों की भूख मिटाने के लिए थी. ये चीजें, इन चीजों को वो आसानी से नेटिव समझ ना सके. इस बात को जेफरसन जो थे, उन्होंने कहा कि इस बात को, ये बात प्रूफ करती है कि नेटिव असभ्य थे, वाइल्ड थे. यू कैन थिंक इन योर माइंड द पर्सन हु बिलीव दैट द लैंड इज इक्वल फॉर ऑल. एवरीवन हैव राइट टू ग्रो सीड्स, grow crops, cultivate crops on the land. No need to ownership of the land, particular person, for the particular person. No need for profit. Only what we cultivate, what we grown, it is fulfill our stomach. It is fulfill our necessary needs. There is no need of profit. There is no need of land ownership. There is no need of what? I mean to say that कि ट्रेडिंग, सेलिंग, इसकी जरूरत नहीं है. जो इस तरह की सोच रहा है, उन्हें जेफरसन जैसे यूरोपियन लोग क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये लोग क्या हैं? ये लोग वाइल्ड हैं, एमिड वाइल्ड. ये लोग क्या हैं? ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं. ये लोग पूरी तरीके से असभ्य हैं. What I am telling you that the natives and Europeans saw different things when they looked at forest. Native identified tracks invisible to Europeans. Europeans imagined the forest cut down and replaced by cornfield. Jefferson's dream was a country populated by Europeans with small farms. The native who grew crops for their own needs, not for sale and profit, and thought it wrong to own the land, could not understand this. In Jefferson's view, this made them uncivilized. I hope what I am telling you, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आप इतने से इन चीजों को समझ सकते हैं कि जेफरसन किन बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं. जेफरसन क्या एक्सप्रेस करके ये बात शो करना चाहते हैं? जेफरसन कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि जंगलों में रहना, जंगलों का विकास करना, फॉरेस्ट ज्यादा डेवलप हो, वो लोग अनसिविलाइज्ड हैं. इवन वी हैव आल्सो रीड अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ. वर्ड्सवर्थ कहते हैं द पर्सन्स हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, they have no imagination power, they have no emotions, they have no feelings. It means कि the persons who lived near nature, they have completely uncivilized man. इनके पास कल्पना शक्ति नहीं, जिनके पास कोई भाव नहीं, इनको ऊंचा उठाने, इनको सिविलाइज करना कोई बड़ी बात नहीं. ठीक ऐसे जेफरसन का ड्रीम देखिए. जेफरसन क्या सोच रहे हैं? जेफरसन्स ड्रीम, इट वॉज क्लियरली एक्सप्लेन कि कैसे होगा. जेफरसन कहते हैं कि उन चीजों को जहां आबादी के रूप में, बड़े पैमाने के रूप में यूरोपियंस बसेंगे, ये यूरोपियंस वहां पे सेटल्ड होंगे और ये यूरोपियंस अपने मक्के के खेत को लहलाते रूप में उठाएंगे, जंगल को काटेंगे, बड़े बड़े फार्म हाउसों का निर्माण करेंगे और ये उनके लिए उनके फेवरेबल कंडीशंस को शो करेंगे. आश्चर्य की बात यह थी कि नेटिव्स को समझ नहीं पाए. नेटिव्स के लिए ये सारी चीजें अननोन थी. नेटिव्स खेती करने को और खेती करने से उत्पन्न होने वाले अनाजों का प्रयोग सिर्फ पेट भरने के लिए करते थे. उसका उत्पादन प्रॉफिट के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, सेलिंग के लिए नहीं. किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नेसेसरी नीड्स. दे आल्सो
अगेंस्ट द पर्टिकुलर लैंड ओनरशिप, किसी एक व्यक्ति को लैंड ओनरशिप मिले, इसके भी वो विरोधी थे। तो इस तरीके की जो दोनों विचार, अब आप अपने दिमाग में सोचिए कि कौन सभ्यता और कौन असभ्य, कौन सही कर रहा था, कौन सही नहीं कर रहा था। यू हैव टू थिंक इन योर माइंड, you have to what you have to analyze these all what I am discussing today. My dear student, I am discussing all things which you can easily understand. आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि किन किन बातों को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, किन किन बातों को वो समझा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।